गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम जेनेटिक्स करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे अंदर है, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा, ये सब में क्या होता है, आरएनए नाम का एक जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स का काम क्या होता है? ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग से कैरेक्टर्स, हमारे कैरेक्टर्स को लेके आते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक। जैसे कि मान लो कि आंख का कलर या फिर हमारी रेस, हमारी तो अब हम बात करेंगे डीएनए किससे बना है। डीएनए को हम मानते हैं कि ये पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? वो पार्टिकल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से, रिपीटेटिव यूनिट से बना, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। और यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो यहाँ पे जब हम डीएनए आरएनए दोनों देखते हैं तो इसमें एक कॉमन लाइन है, कॉमन वर्ड है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड नाम का एक पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर का नाम क्या है? दोनों का कॉमन अगर हम पॉलीमर ढूंढे तो इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड मोनोमर्स से बनके मिलके बना है, बहुत सारे 1000-2000 मोनोमर से। और इस मोनोमर का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसा दिखता है। ये जो बीच में एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब होता है 5 मेंबर, यानी कि 5 कार्बन हो अगर किसी रिंग में तो हम उसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। ये साइड में है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। और इससे इस बक्से को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहले अगर हम पेंटोज शुगर के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। ये यहां पे एक ऑक्सीजन होता है, यहां कार्बन 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 कार्बन। तो हम बोलेंगे हाय, इसमें तो सिर्फ 4 ही कार्बन है, तो 5वां कार्बन किधर है? ये इस तरह से अटैच्ड होता है 5वां कार्बन। और सारे कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैलेंसी है। इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ऐसा आरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम। आरएनए में इसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर। ये हमारा राइबोज शुगर। तो डीएनए में किस तरह का शुगर होता है? डीएनए में जो शुगर होता है उसमें ये सेकंड, ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये अगर मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाऊं, यानी कि जो डीएनए में शुगर है वहां भी सेम टू सेम होगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन। इसे सिर्फ 4 कार्बन है, 5वां कार्बन किधर है? इधर। इसे सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन और OH। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH नहीं होगा
ऑक्सीजन नहीं है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसकी खासियत क्या है, ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो ज्यादा स्टेबल होता है राइबोस शुगर से। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये रिएक्ट कम करता है एनवायरनमेंट से, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये कम रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो ये इसीलिए वजह से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हमने बात कर ली पेंटोज शुगर की। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन में सिर्फ एक मेंबर्ड रिंग होती है और पिरिमिडीन में दो। प्यूरीन में दो मेंबर्ड रिंग होती है और पिरिमिडीन में सिर्फ एक। ये मेन डिफरेंस होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन में। इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एटॉम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडीज में इसे यूज करते हैं। तो प्यूरीन क्या हुए, ज्यादा लार्ज हुए एज कंपेयर टू पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर दो तरह के प्यूरीन्स आते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। पिरिमिडीन के अंदर तीन तरह के कार्बन आते हैं, तीन तरह के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। एक है हमारा साइटोसिन, फिर थाइमीन और लास्ट हमारा यूरेसिल। हर जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उनके अंदर दो ही पिरिमिडीन प्रेजेंट है। यहाँ पे इन तीनों में से कोई दो पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में सी और टी प्रेजेंट होता है, सी और टी मतलब साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में सी और यू प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और साथ ही में इन दोनों के पास ही एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होता है। उनकी मेन डिफरेंस क्या हुई, डीएनए और आरएनए का अगर हम डिफरेंस देखें तो डीएनए में एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, यानी कि उसमें एक ऑक्सीजन नहीं होता, और आरएनए में एक राइबोस शुगर होती है, उसमें ऑक्सीजन होता है। और दूसरी डिफरेंस क्या है कि डीएनए में थाइमीन होता है एज अ पिरिमिडीन, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है एज अ पिरिमिडीन। ये दो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ये ही वजह है कि डीएनए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इन सब की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल बनता है। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से खुद को चेंज नहीं कर पाता, भले आरएनए, लेकिन आरएनए कर लेता है। अब लास्ट की बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? तो फॉस्फेट ग्रुप को अगर मैं जूम करके देखूं, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक पी ओ ओ ओ, चार ऑक्सीजन के साथ एक फॉस्फोरस कनेक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये एक आयनिक ग्रुप है, यानी कि ये चार्ज्ड है, यानी कि हाईली चार्ज्ड। इन सारे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, यह फॉस्फोरस। और बाकी सब क्या है, ऑक्सीजन। अब हमने बात कर ली न्यूक्लियोटाइड की। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में
में पढ़ते हैं। हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। इस मॉडल ऑफ डीएनए को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जिसे दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इस मॉडल में अगर हम ध्यान से देखें तो दो लाइंस, हमें दो व्हाइट लाइंस दिख रही है जो आपस में कॉइल है। इन व्हाइट लाइंस को हम बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए। उसके अंदर हमें दिख रहा है कुछ येलो लाइंस, कुछ लैडर की तरह येलो लाइंस। इनको हम बोलते हैं, ये सब है नाइट्रोजनस बेसिस। बैकबोन किसकी बनी होती है? बैकबोन बनी होती है शुगर, जो हमने शुगर की बात की, प्लस फॉस्फेट की। तो आइए पहले हम बैकबोन के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसी बनी होती है बैकबोन। तो अगर मैं एक शुगर बनाऊं, ये हुई हमारी शुगर, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप और ये हमारा बेस, नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन इधर है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो क्या होता है, जो थर्ड वाली कार्बन होती है वो हमारे सेकेंड जो न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की 5th कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। ये जो 5th कार्बन है, ये 4 3 2 1, 3 वाली कार्बन 5th वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। इसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। जब भी फॉस्फोरस के साथ कार्बन का बॉन्ड अटैच होता है उसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये वाली बॉन्ड को भी हम एस्टर कहते हैं, और यहां पे भी फॉस्फोरस के साथ कार्बन अटैच हुआ है, यानी कि इसे भी हम एस्टर कहेंगे। तो अगर दोनों को मैं साथ में देखूं, साथ में बुलाऊं, तो मैं क्या बुलाऊंगी, इसे मैं फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज बुलाऊंगी, या फिर फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू होगा और यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, ऐसे करके कम से कम 1000-2000 बेसेस ऐसे हो जाएंगे। ये जो बेसेस के साथ शुगर अटैच होती है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यही जो पार्ट है, इस तरह इतना पार्ट, इसे अगर मैं नहीं गिनूं, बस इतना पार्ट, यही पार्ट है हमारा जो व्हाइट वाला पोर्शन है, हमारी व्हाइट वाला पोर्शन, यानी कि हमारी बैकबोन। कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट साथ में मिलकर दोनों साइड बनाता है बैकबोन ऑफ द डीएनए। अब हम इस डीएनए को अनकॉइल करके देखते हैं। अनकॉइल यानी कि उसे पूरा खोल के देखते हैं। जैसे हेलिक्स था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में अपने आप में कॉइल था, अब मैंने इसे खोल दिया। जब मैंने इसे खोल दिया तो इसका एक नया, इस मॉडल का एक नया नाम है। क्या नाम है? स्टेप लैडर मॉडल ऑफ डीएनए। इस मॉडल में हमें साफ दिख रहा है कि शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई है और बीच में हमारे येलो येलो कलर के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब हम जानते हैं नाइट्रोजनस बेसेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्यूरीन, जो कि डबल चेन, 2 चेन्स का बना होता है, और एक होता है पिरिमिडीन, जो कि 1 चेन का होता है। अब इस डीएनए को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए साइंटिस्ट ने प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स को साथ में अरेंज किया है, और यही आज के जमाने में एक स्टेबल मॉडल है। क्यों ऐसा किया? अगर 2 प्यूरीन्स साथ में अरेंज हो जाए, तो ये अगर यहाँ पे अरेंज हो जाए तो ये जगह बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्यूरीन्स बहुत लार्ज होते हैं और पिरिमिडीन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अगर मैं 2 पिरिमिडीन्स को साथ
साथ मैनेज कर दो तो ये जगह बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि एक डिफॉर्म्ड फिगर बनेगा डीएनए का, जो कि स्टेबल नहीं। यूनिवर्स में उस तरह का डिफॉर्म्ड फिगर स्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए हम नॉर्मली प्यूरीन्स को पिरिमिडीन्स के साथ अरेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्यूरीन्स का मैं एग्जांपल ले लूं, एडेनिन। एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थाइमीन के साथ। थाइमीन एक पिरिमिडीन है। वैसे अगर मैं यहाँ पे साइटोसिन ले लूं तो वो हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। गुआनिन क्या है? प्यूरीन, और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन। अगर मैं यहाँ पे थाइमीन ले लूं तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे अगर सी ले लूं यहाँ पे गुआनिन। इस तरह से अरेंजमेंट होती है एक डीएनए।